जय हिंद। आज इस सेशन में बात करेंगे हम लोग 26 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए थे टोटल 25 PYQ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्लास नंबर आपका 20 है। यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर जितना भी PYQ क्लास करा दिए, यदि नहीं देखे तो आप लोग जाके देखें, क्योंकि आप लोग को पता है मेरे दोस्त 17 नवंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है और इसका हल देख के आप लोग बता सकते हैं कि कितना कम समय में आप लोग का कितना ज़्यादा क्वेश्चन हो जा सकता है। ठीक है, बस मेथड लगाने की आवश्यकता है। आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। लाइक और न्यूज जो जितना भी स्टूडेंट है जो ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर कंपटीशन के लिए, मैथ एक ही है, मैथ में कोई चेंजेस नहीं है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न पे बिना कुछ विलंब किए। 26 अगस्त थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, इसको आप हल कीजिएगा। 3 × 5 x² - 7 है, इसके बाद ये है बराबर -16 है। तो सबसे पहले इसको कहीं ना कहीं इसको हम गुना करके तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 15x² हो जाएगा ना, -21 -15x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5×2 = 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा ये आपका 7×5 = 35 बराबर -16। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप लोग इजिली देख सकते हैं 15x² अब माइनस ये प्लस में आपका है, ये माइनस में है, तो ये दोनों आपका कट जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आएगा -21 -10x और +35, और यदि बराबर के इस बार लाएंगे तो +16 इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यदि हम इसको प्लस प्लस 8 करते हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 51 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और -21 और -10 इसका टू जी। तो यदि आप इसको माइनस करते हैं तो -10x, यदि इसको माइनस कर देते हैं 30 आएगा, प्लस में 30 आएगा, उधर जाकर -30 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या निकल गया आप लोग के पास, एक्स का वैल्यू 3 निकल गया, यानी 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करना जरूरी था आपको। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। इसको सरल कीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो 6 का स्क्वायर आप लोग भी जानते हैं 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 पे पावर 4 16 होता है। यदि आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 19 6 25 और 25 जोड़िएगा तो इकाई अंक पे तो एक तो आएगा, हम जानते हैं, तो यानी 61 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। रामिया की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। अब उसकी आयु, शादी के समय उसकी आयु की 1.1/5 है, तो उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 10वां भाग। तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, रामिया का जो शादी हुआ था 10 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब आज से यानी वर्तमान आयु से 10 वर्ष पूर्व हुआ था। तो मैं ये पहले का लिख लेता हूँ, ये मैं बाद का लिख लेता हूँ, जो अभी अब हम इसको बोल सकते हैं वर्तमान प्रेजेंट। ठीक है, वर्तमान में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका कितना गुना है, तो इसको कीजिएगा तो ये 6/5 हो जाएगा, यानी पहले इसका आयु यदि 5x था तो वर्तमान आयु 6। यही तो बोले जा रहा है, अरे यही तो बोले जा रहा है ना, कि यदि 10 साल पूर्व ही शादी हुआ है ना, यानी कि इसका कितना गुना है, 1.5/6, यानी वर्तमान आयु यदि 6 साल होगा तो 10 साल पहले जो आयु शादी किया होगा तो ये 5x होगा। साफ साफ प्रश्न में बोला जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व शादी हुआ था, यानी ये दोनों का अंतर 10 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अंतर है कितना, एक्स होना चाहिए कितना, 10, यानी एक्स का वैल्यू आपके पास क्या निकल गया, 10। तो यहाँ से इसका पहले का आयु कितना निकल गया आपके पास, 50, और वर्तमान आयु कितना है, 60। ठीक है, तो अब पूछा रहा है उसकी पुत्री जो है ना, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। यदि उसकी पुत्री की उसकी वर्तमान आयु का 10वां भाग है, वर्तमान आयु तो यही है, इसका 10वां भाग कितना हो जाएगा, तो यानी 6 साल होगा, यदि उसकी पुत्री की आयु 6 साल होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गए आप लोग, यानी 6 आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ साथ बताया जा रहा था पहले का आयु और वर्तमान आयु में कितना गुना है, इससे यहाँ से निकल गया। और ये भी बोला जा रहा है कि 10 साल का अंतर है, तो हम अंतर बराबर अंतर कर दिए, यहाँ से मेरा पहले का आयु और वर्तमान आयु निकल गया, और ये दोनों का अंतर आप कीजिएगा तो 10 आपका सेटिस्फाई हो जाता है। समझ गए। चलते हैं आगे की ओर। यदि एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% छूट दी तो उस वस्तु को उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, ये आपको बताना है। कोई भी विक्रेता थे, उसने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा तो 18% लाभ,
तो अंकित मूल्य पर कोई भी वस्तु बेचेगा तो क्रय मूल्य तो एक होगा ना मेरे भाई, क्रय मूल्य को आप 100 मानिए। ठीक, तो क्रय मूल्य से जो अंकित होता है तो उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 18% प्रॉफिट हुआ। यानी कि अंकित मूल्य पर यदि 118 रुपया में 100 को वस्तु बेचेंगे 118 में, तो इसको 18 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोला जा रहा है यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% छूट दी, ये अंकित मूल्य पर ये 10% इसको छूट दे दिया, तो 118 में 10% चला गया, यानी 90 का वैल्यू बचा है। तो 90 का 118 का 90% क्या होगा, तो 9 से इसको गुना करना पड़ेगा। 9 8 72 2 7, 9 9 7 16, हाथ में एक, 9 9 1 10, दशमलव यहाँ हो जाएगा। यानी कि यदि 118 अंकित मूल्य में यदि हम 10% डिस्काउंट देते हैं मेरे भाई, तो विक्रय मूल्य जो मेरा होगा 106.2 होगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है वास्तविक लाभ क्या होगा, यानी वस्तु को खरीदे आप 100 में, बेच रहे हैं 106.2 रुपया में, तो वास्तविक लाभ 6.2% तो ही होगा। यानी 6.2% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ठीक है, एक लाइनर क्वेश्चन था, आप एक लाइन में इसको बना सकते थे। ठीक है, साफ बोला जा रहा था अंकित मूल्य को 18% लाभ पे, तो हम समझ गए कि क्रय मूल्य को यदि 100 मानते हैं तो 118 पे बेचना पड़ेगा। इस पे 10% डिस्काउंट दिए तो पहले से कितना मुकाबले ज्यादा पे बेचा जा रहा है। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। बोला जा रहा है इसको भी आप दो विधि से बना सकते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चे की आयु का योगफल 60 वर्ष है। प्रत्येक 3 वर्ष में, यानी 3 3 वर्ष बाद बच्चा जन्म ले रहा है, तो सबका आयु यदि जोड़ दे तो 60 वर्ष होगा। टोटल 5 बच्चे हैं। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा? सबसे छोटे बच्चों यदि इसको प्रोसेस से बनाते हैं, मेथड से बनाते हैं, तो सबसे पहले छोटे बच्चे की आयु हम एक्स मान लेते हैं, और 3 3 साल अंतराल में होगा, यानी ये एक्स होगा तो दूसरा x+3 हो जाएगा। फिर इसका अंतराल 3 साल होगा, फिर इसका अंतराल 3 साल होगा, फिर इसका अंतराल 3 साल होगा, यानी 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। अब इसका बोला जा रहा है इसका योग 60 वर्ष है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, तो यानी 5x तो ऑलरेडी होगा ही, और 6 3 9, और 9 9 18, 18 6 24, यानी बराबर 60। यही तो बोला जा रहा है, यही बोला जा रहा है ना। तो 5x बराबर 24, यदि इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 9 6 15 6 21 3 24। ठीक है, 24 जाएगा तो 6 इसमें बचेगा, इसमें ये 36 बच जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7.2 आना चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 कहीं पे मिस हुआ है। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चे की आयु का योगफल 60 वर्ष है। ठीक है, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगा ये आपको बताना है। तो यदि हम इसको मान लिए, छोटे वस्तु को एक्स मान लिए, छोटे व्यक्ति की आयु एक्स मान लिए, तो इससे 3 साल बड़ा दूसरा होगा x+3, फिर x+6, यहाँ पर हो जाएगा x+9, फिर यहाँ हो जाएगा x+12। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से जो आपका टोटल आयु का योग क्या आ जा रहा है, टोटल आयु का योग यहाँ से देखे तो 5x प्लस 12 9 21 6 27 3 30 इक्वल टू 60। यही तो आयु का योग 60 वर्ष आ रहा है। तो यहाँ से 5x बराबर 30 लिख सकते हैं, तो x बराबर 6 लिख सकते हैं। यानी कि सबसे छोटे आयु का क्या माने थे आप, x ही तो माने थे, तो x का वैल्यू क्या निकला, 6। यानी सबसे छोटे व्यक्ति की आयु 6 साल। ठीक है, ये तो आप प्रोसेस से बनाए। यदि आप इसको ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, यदि आप इसको ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी बना सकते थे। मान लेते हैं हम छोटे आयु का उम्र 6 साल है, मान लेते हैं। ऑप्शन से तो यही तो होता है, मानना पड़ता है आपको। तो सब में 3 3 साल का गैप है, अब 5 बच्चे हैं, तो यानी 6, दूसरा जो होगा 9 साल होगा, फिर 12 साल होगा, फिर 15 साल होगा, फिर 18 साल होगा। यानी 3 3 का सब में गैप है, 1 2 3 4 5। तो इसका योग मेरा 60 आना चाहिए। यदि 60 योग आ रहा है तो समझ जाएंगे कि जो भी हम छोटे वस्तु के आयु माने थे वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो 9 6 15 15 30 और 30 60, यानी सेटिस्फाई हो रहा है, 60 बराबर 60 हो रहा है ना। यानी कि ऑप्शन हम 6 पकड़े थे, तो मेरा उत्तर पूर्व की ओर चले आएगा। ठीक है, तो आप चाहे इससे बना सकते हैं, ये एक्स मान के थोड़ा सा विधि में जाएगा। यदि ऑप्शन से बनाते हैं तो तुरंत आपका बन जाता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। छठा नंबर प्रश्न में बोले जा रहा है कि 9 पे पावर 6 गुना 12 पे पावर 4 और 7 पे पावर 7 में भिन्न है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब पहले संख्या आपको याद रखना होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित है। समझ गए?
अभाज्य संख्याएं दो ही संख्याओं से विभाजित होती है, एक और जो अभाज्य संख्या है स्वयं, यदि दो है तो दो, एक है, तीन है तो तीन हो जाएगा। समझ गए यहाँ से? तो सबसे पहले हमको अभाज्य भिन्नों में इसको तोड़ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 9 पे पावर 6 है मेरे दोस्त, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पे पावर स्क्वायर 9 होता है, इसके ऊपर पावर 6, ठीक है, क्योंकि तीन अभाज्य संख्या है। इसी तरह 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12 हम लिख सकते हैं, यानी कि 3 पे पावर 4 और 4 पे पावर 4, ठीक है। इसी प्रकार 7 पे पावर 7 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया 3 पे पावर 12 गुना 3 पे पावर 4, ठीक है। और यदि 2 पे पावर करते हैं तो ये 8 हो जाएगा गुना 7 पे पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 पे पावर दोनों पावर जुड़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ए पे पावर m गुना ए पे पावर n जो हो जाता है, तो ए पे पावर m प्लस n ये दोनों जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जोड़ देते हैं, 12 × 4 = 16 हो गया, गुना 2 पे पावर 8 हो गया, गुना 7 पे पावर 7 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंडों के योग क्या हो गया? तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 3 × 2 = 5, 7 × 5 = 12 हो जाएगा, यानी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल 12 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो ये जो संख्याएं था इसको अभाज्य भिन्नों में आपको तोड़ना था। तो अभाज्य भिन्नों यदि 3 तोड़ते या तो 2 तोड़ते या 7 तोड़ते, समझ गए? तो अभाज्य भिन्नों में हम इसको तोड़ लिया, टोटल योग कर लिया, तो अभाज्य भिन्नों का योग मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे की ओर। बोला जा रहा है यदि x³ - 3x + 6 है तो ये क्या है? क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात व्यंजक है? क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है? क्या ये देखिए साफ साफ दिख रहा है मेरे दोस्त, ये द्विघात समीकरण नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों नहीं है द्विघात समीकरण? तो आपको कल भी प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि द्विघात समीकरण वही होता है जो x में 2 के घात वाला एक बहुपद समीकरण होता है, जिससे मानक रूप ax² + bx + c = 0 के बराबर हम लिखते हैं, ठीक है। ए जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसे ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी घात पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, लेकिन घात पे क्या है? यहाँ घात पे क्या है? घात पे 3 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं। समझ गए? इसी प्रकार आप कल भी हम इसको डिफाइन किए थे, तो आप लोग इसको घन बहुपद क्या होता है यहाँ देख सकते हैं, जिसके चर पे अधिकतम घात 3 हो तो उसे इसी कहते हैं। घन समीकरण क्या होता है ये भी आप देख लीजिएगा, कल भी इस वीडियो को हम बता दिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण ये नहीं है। यदि यहाँ स्क्वायर रहता तो हम बोल सकते थे द्विघात समीकरण हो सकता है, ठीक। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न। किसी दिए गए आंकड़े के लिए माध्य और बहुलक दिया गया है, 42 माध्य है, बहुलक 60 है। तो अनुभाविक संबंध का उपयोग करके आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। तो कल भी ये प्रकार प्रश्न आया था, हर एक शिफ्ट में एक एक दो प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं, ठीक। माध्य माध्य का बहुलक से, तो आपको मैंने कल फार्मूला 3 फार्मूला आपको बताए थे, जिसमें कि एक फार्मूला आपका था बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य, ठीक है। यदि कल का वीडियो 19 नंबर क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए, वहां पे हम तीनों फार्मूला इसको बता चुके हैं, ठीक है। एक फार्मूला इसमें यदि यूज करेंगे तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का -2 माध्य। तो बहुलक क्या आपके पास दिया गया है? तो बहुलक 60 है, तो 60 के बराबर करना है। माध्यका हमको चाहिए, तो माध्यका को हम x मान लेते हैं। माध्य आपके पास दिया गया है 82, यदि इसको दुगुना करेंगे तो ये 84 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 3x करेंगे तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा 3 × 12, ठीक है, 3 × 8 = 24, यानी x का वैल्यू 48 निकल के आ गया। 48 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, और इसका दो फार्मूला, यदि वो दोनों फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि 1 से 2 प्रश्न आप लोग के लिए नहीं छूटेगा, ठीक है। समझ गए? तो ये कम से कम ये फार्मूला, यदि वो दो फार्मूला याद को नहीं रखते हैं तो ये फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य होता है। यहाँ से हम सेटिस्फाई करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स क्या था? एक्स तो माध्य तो है, सॉरी एक्स माध्य का तो माने हैं, एक्स माने हैं ना माध्य का, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की। एक्स का वैल्यू दिया गया है 2 + √5 और वाई का भी वैल्यू दिया गया है 2 - √5। तो x² + y² का मान क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा बताना है। तो एक्स स्क्वायर जो होता है मेरे भाई 1 + रूट 5 हो गया, इसका स्क्वायर बोल रहा है करने, और प्लस भी है 2 - रूट 5, इसका स्क्वायर भी करना है बोल रहा है इसका मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको बता भी सकते हैं। तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी √2 5। ठीक, फिर प्लस करेंगे ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, यहाँ तक आप इजीली कर सकते थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं। तो ये प्लस में है, ये आप देख सकते हैं, ये माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो ये दोनों आपका चले जाएगा। तो ये 5 × 4 = 9 हो गया, प्लस ये भी 5 × 4 = 9 हो गया, यानी 9 × 9 = 18, यानी 18 इसका करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का होगा, नंबर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 18 नंबर इस प्रश्न का उत्तर होगा। समझ गए? या तो आप इस प्रकार यदि प्रश्न आ जाए एग्जाम में मेरे दोस्त, तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर कर देना, यानी 5 9 इसको 2 से गुणा कर देना, 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वही कर सकता है जो बार बार ये सब प्रश्न को प्रैक्टिस कर चुका है। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। आज का 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित तालिका 6 अलग-अलग शहरों यानी कि ए बी सी डी ई एफ जनसंख्या, उनके पुरुष और महिलाओं का अनुपात और कुल जनसंख्या में पुरुष से वयस्क का अनुपात दर्शाती है। तो तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, बोला जा रहा है कि आपके तालिका में जो दिया गया है मेरे दोस्त, शहर आपके पास 6 है, जनसंख्या भी आपके पास दिया गया है, पुरुष महिला का अनुपात भी दिया गया और टोटल जनसंख्या में वयस्क और बच्चे का भी अनुपात दिया गया है। तो आपके पास प्रश्न पूछा जा रहा है कि शहर ए में, यानी ये वाला शहर ए में वयस्कों की कुल संख्या, यानी ये वयस्क की कुल संख्या और बच्चे की कुल संख्या, यानी ये बच्चे की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो आपके पास वयस्क और बच्चे का अनुपात क्या था, तो बोल दीजिएगा आप 5x, यानी शहर ए में 5x और 3x। ठीक है, ये तो पूरा जनसंख्या में था, ये तो पूरा जनसंख्या में है ना, बच्चे और वयस्क पूरे जनसंख्या में है। तो यानी कि इसका टोटल जनसंख्या आपके पास क्या आ गया, 41,4,10,400। क्या मैं ये बोल सकता हूँ टोटल जनसंख्या तो मेरे पास यही है, अनुपात में तो मेरे पास यही है, यानी इसका योग इसके बराबर आना चाहिए, यानी इसका योग करेंगे 5 3 8x बराबर 41,04,00 के बराबर आना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो 8 × 5 = 40, 8 × 8 हो गया, 8 × 3 = 24, यानी 51,300 एक्स का वैल्यू आपके पास चले आया। आया या ना आया? ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है दोनों के बीच अंतर क्या है। तो 5x और 2x के बीच अंतर आप इजीली देख सकते हैं, 2x का है, तो x का वैल्यू आपको रखना है 51,300, तो यहाँ से आप इजीली 10 2 600 आप निकाल सकते हैं। इज करेक्ट आंसर 10 2 600, 10 2 0 2 600 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। समझ गए? ठीक है, तो साफ साफ यहाँ बोला जा रहा है ना, वयस्क से बच्चे का अनुपात, यानी कि कुल जनसंख्या में वयस्क और बच्चे का अनुपात, यानी कि कुल जनसंख्या में ये दोनों का वैल्यू ये दिया गया है। बस अंतर हमको चाहिए था, तो अंतर ये दोनों का 2x होता है, एक्स का वैल्यू निकाल के हम गुना करते हैं। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, उसका मैं समाधान देके 100% आप लोग के सामने आऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 11 नंबर प्रश्न है कि ½ सेंटीमीटर ब्याज वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, आपको बताना। तो सबसे पहले आपको ज्ञात रहना चाहिए कि गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। समझ गए यहाँ तक? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² हो जाता है, यानी आपका उत्तर ऑप्शन 1 नजर डालिएगा तो उत्तर की ओर कहीं ना कहीं पाए है, तो पाए को छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको 4π रखना है। आर क्या है, यदि आपका ब्याज, ब्याज क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना तो ही होता है, तो यानी ब्याज जो हो जाएगा आपके पास 1/4 हो जाएगा, यानी त्रिज्या जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और इसका ब्याज हाफ हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना निकला, 1/4 गुना 1/4, तो 4 चला गया, यानी वैल्यू जो हो गया 4/π सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो इसका एरिया निकला, यानी 4π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ गए?
ठीक है, प्रश्न को आप एक बार पढ़िएगा। ये ब्याज दिया गया है, यदि त्रिज्या देता तो हम हाफ रखते हैं यहाँ, लेकिन ये ब्याज दिया गया, हम जानते हैं कि त्रिज्या का दुगुना ब्याज होता है, तो त्रिज्या यहाँ से हम निकाल लिए और त्रिज्या यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एक 3 अंकीय संख्या है आपके पास, और 3 अंकीय संख्या इकाई दुहाई सैकड़ा का जो अनुपात दिया गया है 1 2 3 है। यानी कि कोई भी संख्या जैसे कि 2 4 6 संख्या, तो इसका अनुपात क्या होगा? इकाई दुहाई सैकड़ा का अनुपात इसका क्या होगा? तो इसका तो 3 2 1 हो जाएगा। लेकिन यही को हम इसको ऐसे अनुपात लेते हैं तो इसका अनुपात उल्टा इकाई का 1, दुहाई का 2, सैकड़ा का 3 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो साफ बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि इकाई और दुहाई अंक ये अनुपात में है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं 321x। ठीक है, इस संख्या को उल्टी कर दिया जाए तो एक उल्टी यदि हम कर देंगे तो 123x। इसका वैल्यू बोला गया है, दोनों का योग करेंगे तो 3332। ठीक है, यानी ये संख्याएं और ये संख्या, देखो ये संख्या जो दिया गया है इकाई अंक 1 आएगा, अनुपात में दुहाई अंक 2 आएगा, सैकड़ा अंक 3 आएगा। ठीक है, तो इकाई अंक 1 आएगा, दुहाई अंक 2 आएगा, सैकड़ा अंक 3 आएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो 123 आ जाएगा। समझ गए? यदि आप इसको ऐड करते हैं तो यानी 444x जो हो जाएगा 1332। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? तो x का वैल्यू साफ साफ यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है, 3 से गुणा करेंगे तो साफ साफ ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि उल्टी संख्या ज्ञात कीजिए। जो आप इसको उल्टा किए थे, तो उल्टी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम उल्टा क्या किए थे? यही तो किए थे 123x, यानी कि हम उल्टा जो किए थे 123x किए थे। तो x का वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 6 9, यानी 369। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गए? तो यहां से हम 100 पहली संख्या 123x प्लस 321x क्यों नहीं मानी? क्योंकि मेरे दोस्त साहब बोल रहा है इकाई अंक का अनुपात 1 होना चाहिए, दुहाई अंक का 2, यानी इकाई अंक का अनुपात 1, दुहाई अंक 2 3। ये थोड़ा सा आपके साथ खेला किया गया। ठीक है, तो इसको आप भली भांति बार बार हम बोल रहे हैं, प्रश्न को आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा भी मिस कर दिया आपके उत्तर आने में गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। यदि किसी बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी उसकी 12 सेंटीमीटर, लंबाई की क्रमशः 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो घनाभ के कुल क्षेत्रफल क्या? बोला जा रहा है मेरे दोस्त, एक घनाभ की लंबाई जो दिया गया है आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका पूछा जा रहा है चौड़ाई, और जो लंबाई है ना, चौड़ाई जो है इसका 25% है। 25% का वैल्यू 1/4 हो जाता है, तो यानी 12 का 1/4 3 हो जाएगा। ठीक है, और 50% है इसका ऊंचाई, यानी 12 का 50% 6 इसका ऊंचाई। ठीक है, 6 इसका ये ऊंचाई है आपका, 6 इसका ऊंचाई। ठीक है, यहां से आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम इसमें कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाता है, घनाभ का टोटल एरिया जो हो जाता है मेरे भाई, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से आप लंबाई चौड़ाई का वैल्यू तो 12 तिया 36, फिर चौड़ा ऊंचाई और ऊंचाई का 6 तिया 18, फिर लंबाई और ऊंचाई का बर्छक 72। तो यहाँ से ऐड करके दोनों को 2 से गुना कीजिएगा तो हम एक सिंगल डिजिट देखते हैं, तो 8 2 10, 10 6 16, यानी इकाई डिजिट पे 6, और इसे 2 से गुना करेंगे तो कुछ भी संख्या आएगा इकाई डिजिट पे 2 आएगा। 2 इस करेक्ट आंसर 252 इज आंसर। ठीक है, आप इजिली कर सकते थे, या योग करके 2 से गुना भी कर दीजिएगा, 252 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग को, जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल है सब ये सब प्रश्न, तो आप लोग लाइक और शेयर, जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 मूल है, तो ए क्यू प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? तो ए बी का समीकरण ये है, यानी हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। क्या मैं बोल सकता है? बोल सकता हूँ। ठीक है, यदि मैं आपको बोलूं मेरे दोस्त, यदि मैं आपको बोलूं कि आपको इसको तोड़ना है, ठीक है, ये समीकरण है, यदि आपको तोड़ना है तो क्या आप बोल दीजिएगा एक्स स्क्वायर, और यदि माइनस हम यहाँ पे 7x और प्लस यदि 2x रख देते हैं मेरे दोस्त, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? कि -7 में 2 जाएगा, -5x और साथ में 14। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर चलते हैं, तो यदि x को कॉमन ले लेते हैं तो x -7 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर x -7 हो जाएगा, गुणा करने के बाद ये आ जाएगा इक्वल टू 0।
तो यहाँ से दो समीकरण क्या निकला, तो x+2 और एक क्या निकला x-7। यानी कहीं ना कहीं ये a का वैल्यू है तो x बराबर -2 और इसका वैल्यू जो b का आ जाएगा कितना आ जाएगा 7 बराबर के उस पर जाएगा 7-2। बस कुछ नहीं करना था, वैल्यू आपको पुट करना था, तो वैल्यू यहाँ से ए बी का समीकरण निकल गया, तो वैल्यू पुट कीजिए आप a क्यूब यानी -2 का क्यूब, बी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब -7 का, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यदि क्यू है ब्रैकेट के ऊपर क्यू है माइनस में है तो ये -8 ही हो जाएगा, यदि यहाँ सम संख्या रहता है तो ये प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो आपका ये गुना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 तो ये प्लस में जाएगा 4 क्योंकि ये सम पावर पे है। अब गुना 7 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 343, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना करके इसमें माइनस करना था, इसको यदि गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा 7 और 8 चौक 32 7 -392, ठीक है। अब प्लस इसको करते हैं 4 तिया 12 1 हो गया, 4 को 16 17 1 हो गया, 4 तिया 12 1 13 हो गया, इसमें आपको ये संख्या माइनस करना था कितना 392, यही तो माइनस करना था, तो 0 9 8 17 या इस पर 2 चला गया 9 3 12 यानी 980 संख्याएं साफ साफ निकल के आ रहा है, यानी उत्तर जो आपका होगा 980, समझ गए। तो यहाँ से ए बी का समीकरण निकालना था, तो ए का वैल्यू हम ये निकाल लिए, बी का वैल्यू यहाँ से मेरा निकल गया, तो बस ए बी वैल्यू में हम पुट कर दिए, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर, एक प्रश्न इससे 100% हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न इसको करा दिए गए हैं। ए किसी काम को बोला जा रहा है 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ए ने प्रारंभ करके एकांतर दिन मतलब अल्टरनेट एक दिन छोड़ा के एक दिन काम करते हैं, जैसे आज ए ने किया तो कल बी करेगा, फिर परसों ए करेगा, फिर तरसों सी करेगा, यानी 2 दिन में एक काम करते हैं। तो यहाँ से यदि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल एक वर्क होना चाहिए आपके पास कि कितना वर्क करेंगे, उससे कंपेयर करना आपको आसान हो जाएगा। तो टोटल वर्क क्या होता है, तो इसका एलसीएम हो जाता है, तो या मैं यूं कहूँ कि वो संख्या यहाँ वो हो जाएगा जो दोनों से विभाज्य हो जाएगा, दोनों से विभाज्य यानी आप एलसीएम बोलिए या वो संख्याएं बोलिए, बात बराबर है। तो यदि 12 सबसे बड़ी संख्या है, इसमें यदि हम 12 रखते हैं तो दोनों से विभाजन नहीं 24 नहीं होगा, यानी 12 पंचे 60 रखने पे दोनों संख्याएं यानी इसका एलसीएम 60 लेने पे दोनों संख्या विभाजित हो जाती है। यानी एक दिन में कितना इकाई करेगा 6 इकाई करेगा, करेगा या ना करेगा, ये आपका डिफेंसी हो गया। एक दिन में ये 5 इकाई करेगा, ठीक है। अरे भाई एक दिन में ये 6 इकाई कर रहा है तब तो टोटल काम करने में इसको 10 दिन लग रहा है, एक दिन में ये 5 इकाई कर रहा है तब ना पूरा काम 60 को काम करने में 12 दिन लग रहा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम बोल सकते हैं मेरे भाई कि एक दिन में दोनों यानी एक एक दिन अल्टरनेट दिन दोनों में यानी 2 दिन में दोनों 11 इकाई काम करते हैं, क्या करते हैं कि नहीं 11 इकाई काम करते हैं। टोटल आपके पास कितना इकाई काम बचा है, टोटल काम कितना है आपके पास, टोटल वर्क 60 इकाई है। अरे टोटल वर्क 60 इकाई तो निकाले थे आप, ठीक है। क्या ये इजिली सेटिस्फाई हो रहा है सब संख्या से, नहीं कभी नहीं जा रहा। यानी कि यानी 6 दिन हम लगातार करते हैं, 6 दूनी 12 दिन, तब पर भी नहीं होगा, यानी 66 दिन ज्यादा चले जाएगा। यदि हम इसको 5 दिन तक कर ले अल्टरनेट में तो 11 पचे 55 हो जाएगा, यानी 55 वर्क करे। डे क्या निकल के आया आपके पास, यानी 5 दिन अल्टरनेट कर रहा है यानी 2 दिन, यानी टोटल 10 दिन का निकल गया। 10 दिन में टोटल कितना काम हुआ आपके पास 55 काम हो गया, शेष काम कितना बचा 5 बचा है शेष काम। तो ये शेष काम 5 करने कौन आएगा, तो ये तो ही शुरू कर रहा है, एक कर रहा है, लेकिन ये एक दिन में तो 6 इकाई कर रहा है, 5 ऑलरेडी 5 ही है, 6 इकाई करना था, तो यानी काम करने में 5 बटे 6 डेज को लग जाएगा, यानी टोटल कितना दिन लगा, तो 10 दिन तो पूरा पूरी लगा और 5 बटे 6 इसका लगा, तो यानी 10 60 65 बटे 6 इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, समझ गए। समझ गए, यहाँ से दो से गुना करने का रीजन था मेरे दोस्त, क्योंकि ये अल्टरनेट काम कर रहा है, 2 दिन में एक काम कर रहा है, हम यहाँ डायरेक्ट एक काम से इसको गुना किए थे, ठीक है। तो आपको 2 से यहाँ करना होता, अब शेष काम जो बचा इसको एक करेगा, तो यहाँ से आप इजिली निकाल सकते थे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। एक सम अष्टभुज में प्रत्येक बाहरी कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हमेशा एक याद रखना मेरे दोस्त कि कोई भी सम अष्टभुज या प्रत्येक बाहरी कोण का माप जो हो जाता है, प्रत्येक नहीं हर एक बाहरी कोण का जो माप होता है मेरे दोस्त, बाहरी कोण का जो माप हो जाता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है।
360 डिग्री। यदि प्रत्येक बोले तो n से भाग दे देना। तो 360, तो n का वैल्यू क्या है, तो अष्टभुज है ना, तो अष्टभुज में कितने भुजाएं, 8 भुजाएं, तो 8 से इसको भाग दे सकते हैं। तो 8 चौके 32, 8 40, यानी 45 डिग्री इसका आपका उत्तर चले जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको ये ज्ञात रहना चाहिए कि एक सम अष्टभुज में या एक षष्टभुज हो या कुछ भी हो, बाहरी कोण हमेशा 360 डिग्री होता है, और प्रत्येक बाहरी कोण पूछे तो उसके जितने भी भुजा हैं उससे आपको डिवाइड करना होता है, तो उससे आपका टोटल निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न डेली बाय डेली हो रहा है आपके लिए। ठीक है, यानी संख्या दिया गया है 0.13241 पे पावर बार कितने पे है, 3 पावर पे। इसको इजिली सॉल्व करने का तरीका मैं बार बार बताऊं कि टोटल जो संख्याएं, टोटल पहले संख्याएं आपको लिखना है। ठीक है, जिस पे पावर छत है वो तो अस्थाई है, जिस पे पावर छत नहीं है वो अस्थाई है, यानी उसको आप माइनस कीजिए। ठीक है, जितने पावर छत है उसको आप रेटिंग में 999 दे सकते हैं। यदि 3 पे पावर था 3 को 9, 4 पे यदि ऊपर रहता छत तो 4 को देते हैं, जिस पे नहीं है उसको 0 वैल्यू है, यानी 2 0 हम दे सकते हैं। इसको यहाँ से आप इजी कर सकते हैं, माइनस कीजिएगा तो 8 से 11 आ जाएगा। समझ गए, यानी 13,241 में 13 को माइनस करते हैं आप, तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 132 28 बटे 99900। ठीक, तो इसको आप कितने बार में डाल सकते हैं, 4 बार में क्या कटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, 4 सत्ते 28, यानी 3307, ऊपर में 3307 एक ही आ रहा है, हर को हमको करने की जरूरत भी नहीं था, यानी 3307 एक ही ऑप्शन में जा रहा है, तो आप यहाँ दे सकते हैं सी नंबर इज करेक्ट आंसर। बाकी बात 4 से भी इसको यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 24,900 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहा। ठीक है, ठीक, ठीक। देखिए मैथ्स आप यदि करना चाहे मेरे दोस्त, तो मैथ्स आप 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 25 प्रश्न आप उत्तर दे सकते हैं, नो डाउट, बट टाइम टेकन में देना है आपको, टाइम इजिली आपको टाइम टेकन करना है। ठीक, यदि टाइम टेकन नहीं हो पाया मैथ में तो कोई फायदा नहीं है आपको मैथ बनाने से। ठीक है, तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, और टाइम टेकन तभी होगा जब आप एक एक मेथड से बनाते हैं, एक फुल्ली मेथड से बनाते हैं, कॉमन सेंस यूज करते हैं, ऑप्शन यूज करते हैं, तब आपका मेथड काम आएगा। समझ गए, तो आप लोग जितना भी प्रीवियस टोटल 19 क्लास हो चुका है, 19 क्लास आप लोग देखिए, एक नंबर बेहतरीन आप लोग को क्लास मिलेगा, और पता चल जाएगा कि कितना जल्दी हम मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। रघु ने अपनी बेटी जो 16 वर्ष की थी उसके नाम पर 5 लाख रुपए का निवेश एक योजना में किया। ठीक है, जिसमें प्रतिवर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी उसे देय कुल राशि कितनी होगी आपको बताना। बोला जा रहा है कि रघु की एक बेटी थी, 16 साल की थी। समझ गए, टोटल 5 लाख रुपया, ये टोटल 5 लाख रुपया ये कोई योजना में इन्वेस्ट किया कि चलो भाई इसके नाम पे हम 5 लाख रुपया जमा कर देते हैं। अब वो भी सूद पे, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे करता है तो रेट तो दिया होगा, तो रेट कितना दिया है आपका पास, 5%। एक टाइम भी होगा, टाइम क्या होगा, ये 16 साल की थी और 18 वर्ष तक योजना दिया, यानी 16 2 18, 2 साल के लिए ये जाएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, क्या मैं बता सकता हूँ इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप रेट और इसका सिंपल कीजिएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब रेट का स्क्वायर कर दीजिए, 5 पचे 25, यदि दो अंक आ रहा है तो 10 बैठा दीजिए, 3 अंक आ रहा था, तो यदि 3 अंक आ रहा होगा तो लास्ट अंक इसमें जोड़ देते, तो यानी इसका जो निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25%। समझ गए यहाँ से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, 10.25%, यानी जो भी मूलधन लगाए होंगे उसका इतना परसेंट हम निकाल दें तो मेरा ब्याज निकल जाएगा नहीं, यानी 5 लाख रुपया है, इसका हम 10 to 5% निकालेंगे तो कितना होगा, यानी कि 2 जीरो, ये 4 जीरो चले जाएगा, 4 जीरो गया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 5 2 5 दूनी 10 2 12, हाथ में 1 और 5 का 5, क्या मेरे पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आ गया, यानी 51,250 रुपया ये मेरा क्या निकला, ब्याज तो ही निकला। अरे ब्याज तो ही निकला 51,250, ये तो मेरा ब्याज ही है ना, तो क्या ये ब्याज पूछा जा रहा है,
क्या ये ब्याज पूछा जा, नहीं पूछा जा रहा है देख कुल राशि कितनी होगी, कितना रिटर्न उसको टोटल मिलेगा, यानी बता रहा है मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। तो मूलधन आपका 5 लाख था, यानी 5 में आप 5 जीरो दे सकते हैं, और ब्याज कितना था 51,250। टोटल एड कर दीजिएगा मेरे दोस्त, 5,51,250 उत्तर चले आएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, समझ गए। तो यहाँ से आप लोग इजिली कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल सकते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर मूलधन में टोटल उतना गुना करते तो आपका ब्याज निकल जाता, लेकिन आपका मिश्र धन पूछा जा रहा था, तो हम जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और विधि से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही विधि से बना सकते हैं इसको। ठीक है, और यदि दूसरा विधि बनाना होता तो आप दूसरा विधि कैसे बनाते, मैं एक नजर उस पर फेर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप 5,51,250 ये तो आपका उत्तर चले आएगा। अब हम दूसरा विधि देख लेते हैं, आखिर इसको इजी वे कैसे बनाया जाए। तो टोटल आपके पास कितना था, 5 लाख रुपया था ना, 3 2 5 लाख रुपया था। 5% रेट है 2 साल के लिए, तो पहले साल भर में 5% कितना हो जाएगा, तो यानी 25,000। तो यानी 25,000 इसमें आपका एड होगा, 25,000 आपका एड हो जाएगा, तो 52,500 हो जाएगा। फिर इसका 5% निकालिए, फिर इसमें एड कर दीजिए, जो टोटल आ जाएगा इसका इंटरेस्ट टोटल मूलधन में जोड़ दीजिएगा, वहां से आ जाएगा। ये बहुत ईजी है, समझ गए, ये बहुत इजीली है। लेकिन आप इस मेथड से करते हैं तो जितना से जितना हार्ड प्रश्न आएगा वो इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे की। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, जब 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, आपको बताना। तो सबसे पहले यदि 171 हो, 172 हो, 173, ठीक है, इसको गुना करना है, आप लोगों ने भूल जाइएगा, नहीं तो पता चला कि आपका उत्तर आते आते समय ही निकल चुका है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि यदि हम 17 से यदि इसको हम भाग देते तो शेषफल क्या बचता, तो समझ देते कि 10 बार में जाता है 170, तो शेषफल 1 बचता। इसमें शेषफल कितना बचता तो बोल दीजिएगा 2 बचता। इसमें शेषफल कितना बचता तो बोल दीजिएगा 3 बचता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल यदि हम कर दे गुना तो शेषफल क्या बचेगा, यदि 3 दूनी 6 का 6, यानी शेषफल 6 ही बचेगा। इस जगह यदि हम 17 से ज्यादा बड़ा संख्या होता तो फिर 17 से भाग देते, जो शेषफल होता वो होता। लेकिन अभी के डेट में 17 से यदि इसको हम भाग देते हैं तो इसका ऑलरेडी उत्तर, इसका शेष जो आएगा 6 आएगा। बस करना कुछ नहीं था, जो शेष था इसको शेष आपको ऊपर लिखना है, बस यही आपका शेष आएगा। 17 से प्लस आता तो इसको भी भाग करके शेषफल लिख देते, अन्यथा इससे छोटा आ रहा है तो शेषफल आपका यही हो जाएगा, यानी उत्तर 6 इसका। समझ गए। इस ये प्रकार प्रश्न एसएससी में पूछा जाता था, पहले एसएससी सीजीएल या सीपीओ सब में पूछा जाता था, अब रेलवे भी लेके आ रहा है। 2022 में ये प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, तो इसका अनुसार ये हुआ मेरे भाई कि 2025 में जो एग्जाम होगा 1 से 2 प्रश्न इससे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप पूरी तरह से जितना भी उसका हैबिट कर दीजिएगा, प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। चलते हैं आगे की ओर 20वां नंबर प्रश्न। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले ए और बी का वेतन हमको अनुपात ज्ञात करना होगा। यदि अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं तो आराम से हम इजीली कर सकते थे। तो बोला जा रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो यदि बी का वेतन हम 100 रुपया माने, यदि बी का वेतन 100 रुपया माने तो ए का वेतन इससे 20% कम है, यानी कि ए का वेतन 80 होना चाहिए। होना चाहिए ना होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, साफ साफ बोला जा रहा है। तो अब बोला जा रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, कितना अधिक है, बी से तो अधिक है। किससे अधिक हुआ, ए से। 100 से कितना, तो यहाँ से आप इजली 4 से 25% कर सकते थे, यानी 25% अधिक है बी ए से। 25% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, समझ गए। यानी कि देखिए 100 हम इसीलिए माने यहाँ दोस्त, क्योंकि 100 के अनुसार कंपेयर करने में आसानी होता है हर एक काम को। यदि हम बी 100 मान लिए तो 80% निकालने में आसानी हो गया, हमको तुरंत 80 लिख दिए। यदि हम इस जगह संख्या में मान लीजिए कि हम 199 मान लेते हैं, तो अब इसका आप 20% कम है तो 80% आप निकालिए गुना करके। इससे आपको बचना, कैलकुलेशन से आपको बचना, इसीलिए मैंने बी को इसीलिए माना क्योंकि 80% निकालने में बहुत इजीली होता है, तो यहाँ से आप इजी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पेन उठाने की आवश्यकता नहीं था, यदि आप लोग प्रैक्टिस किए हैं, एग्जाम्स दिए हैं और भी एग्जाम रेलवे का या और भी कोई चीज का, तो पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं था इस प्रश्न। ठीक है, समझाने के लिए हम आपको बता चुके हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक,
चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। ए भी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी प्रतिदिन केवल दिन में पहले भाग यानी कि ए आधे दिन काम करता है। तो ए भी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे ये आपको बताना। ए भी कितना मिलकर कितना दिन में काम कर रहा था, 12 दिन। ए अकेला कितना दिन उसमें कर रहा था, टोटल 20 दिन। टोटल आपके पास काम होना चाहिए, यानी बोल दे टोटल एलसीएम होना चाहिए। एलसीएम आप कैसे निकालिएगा, इसका लघुत्तम समावर्तक करने तो नहीं बैठिएगा। एलसीएम वही होगा जो बड़ी संख्या हो या उससे पूरी तरह विभाजित हो, समझ गए। तो यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, यानी 20, यदि 20 रखते हैं क्या दोनों से विभाज्य होगा, कभी नहीं होगा। 40 नहीं होगा, 20 या 60 जी जरूर होगा, 60 हो जाएगा। यानी कि ए भी एक दिन में 5 इकाई काम करेगा मेरे दोस्त, और ए अकेला जो इकाई काम करेगा ये 3 इकाई काम करेगा। तो मेरे पास यहाँ से इजिली निकल चुका है कि ए का जो इफिशियंसी है एक दिन में काम करने का 3 इकाई है। तो बी का कितना होगा, यदि ए बी दोनों मिलकर 5 इकाई, ए अकेला 3 इकाई, तो बी इसमें माइनस कर दीजिएगा तो 2 इकाई। समझ गए, समझ गए। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि ए तो काम कर रहा है, ए तो एक दिन में कितना काम हो रहा है पहले ये देखिए। ए दिन में ए तो 3 कर रहा है, ठीक है, लेकिन बी आधा ही काम कर रहा है। टोटल एक दिन में 2 इकाई काम करेगा, बट ये एक ही इकाई काम कर रहा है, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक दिन में टोटल 4 इकाई काम होगा। एक दिन में टोटल 4 इकाई काम होगा। टोटल काम कितना है आपके पास, 60 टोटल काम है ना, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपके पास इतना है, एक दिन में 4 इकाई कर रहा है, तो टोटल दिन में कितना दिन में खत्म होगा, तो यानी 15 डे इज करेक्ट आंसर। 15 दिन में आपका कहानी खत्म हो जाएगा। समझ गए यहाँ से, ठीक है। तो हम कुछ नहीं किए, यहाँ से ए का निकाल लिए, बी का भी यहाँ से माइनस करके निकाल लिया, और हमको ये पता था कि बी आधे काम करता है, तो यानी कि दो, जब एक दिन में 2 इकाई काम कर रहा है तो आधा दिन में एक ही इकाई काम करेगा, ठीक है। और ए के बारे में चर्चा नहीं हुआ है, तो यहाँ से साफ निकाल सकते हैं कि ए दिन में जो दोनों मिलकर 5 दिन में करना चाहिए। 5 दिन में कब करता, 5 दिन में, एक दिन में दोनों मिलकर 5 इकाई कब करता है, जब बी फुल्ली दिन भर काम करता है। लेकिन बी फुल्ली दिन भर काम नहीं कर रहा है, ये आधे काम कर रहा है, यानी एक ही इकाई कर रहा है। यानी एक दिन में 4 इकाई काम कर रहा है। टोटल आपके पास काम 60 था, तो टोटल करने में 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे की ओर। भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको भुवन का वेतन ज्ञात करना होगा। वेतन क्या था, वेतन नहीं कुछ तो 100, आप मान सकते हैं कि 100 रुपया उसका महीना में इनकम था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये 16% की कमी कर दिया गया। उसके वेतन में 16% का कमी करेगा तो 84, 100 में 16% यदि डिस्काउंट देते हैं तो 84 तो वैल्यू बचता है। अब बोल रहा है कि जो डिस्काउंट दिया, जो डिस्काउंट आपके पास प्राप्त हुआ 84, इसमें फिर इसको 25% वृद्धि किया गया। तो 25% का वैल्यू आप लोग इजिली जान सकते हैं, 1/4 हो जाता है। जब 1/4 हो जाता है तो यानी ये 21 हो जाएगा। 1/84 का 1/4 21 तो होगा, वृद्धि कर रहा है तो ये दोनों ऐड होगा, तो यानी ऐड होकर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा ना। यानी वेतन था पहले 100, इसमें डिस्काउंट देके वृद्धि देके कितना आ गया, वेतन 105 रुपया आ गया, तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ, कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, तो 100 था अब 105 हो गया, तो 5% तो परिवर्तन हुआ, यानी 5% प्लस हो गया। यदि 95 यहाँ रहता तो हम -5 बोलते, लेकिन यहाँ प्लस में जा रहा है, 100 से 105 जा रहा है, यानी प्लस हो रहा है, तो प्लस में प्लस आंसर हो जाएगा, +5% इज करेक्ट आंसर। समझ गए। यानी कि भूमन के वेतन में बोल रहा है कि 16% पहले कमी किया गया, फिर 25% बढ़ाया गया, तो अब बताइए कि उसका परिवर्तन कितना परसेंट। समझ गए यहाँ से, ठीक है। आप ये भी 100 है, डायरेक्ट 105 है, 5% डायरेक्ट, क्योंकि इसको डायरेक्ट 5/100 करते हैं गुना 100, 5 ही परसेंट आता है, इसीलिए हम मैंने 100 मानते हैं कि यहाँ से इसको लाभ, प्रॉफिट, 100 जो भी हो निकालना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। चलते हैं आज प्रश्न 30 नंबर पे, ठीक। यदि x का वैल्यू 0 से बढ़ा दिया गया आपके लिए, तो आपका 22.5 56, ये 2x + 1 x - 2 3x 36 का माध्य 30 है, तो x का वैल्यू क्या, यानी माध्य 30 दिया गया है, तो आपको माध्य ज्ञात रहना चाहिए। माध्य क्या होता है, माध्य हो जाता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बेटे, कुल संख्या बेटे, कुल संख्या। तो माध्य आप लोग के पास ऑलरेडी दिया गया, कितना माध्य है, 30 है, 30। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो नीचे 7 का भाग। अब कुल संख्याओं का योग हमको चाहिए, यानी कि ये टोटल संख्याओं का योग करना है। तो सबसे पहले जिसमें x है तो उसका सबसे पहले काम क्रिया करते हैं, तो यानी 3x, अरे एक 4x, 4 2 6x 6x, ठीक है, +1 है,
इसमें -2 है, यानी ये दोनों को ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, यानी कि ये तीनों का कहानी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको जो ऐड करेंगे, तीनों संख्याएं जो फुल्ली संख्याएं हैं वो संख्याएं ऐड करेंगे। तो सबसे पहले दशमलव को यदि ऐड करते हैं तो 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी 65 हो जाएगा ना, 65 ही होगा ना। 2 2 4 1 5, 4 2 6 65 हो जाएगा, प्लस अब आपको 56 और 36 जोड़ना, 6 6 12, 5 में 1 हो गया, 5 3 8 1 9 92 हो गया। तो टोटल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपके पास, यानी 5 2 7 और 9 6 15, 157 प्लस 6x-1, ठीक है। इसमें -1 चले जाएगा तो हम इजिली यहाँ बोल सकते हैं 6x प्लस 156 बोल सकते हैं ना, यानी 6x प्लस 156। तो यहाँ से इसको इजिली कीजिएगा तो 210 बराबर 6x प्लस 156। तो 6x बराबर 156 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी आपका जो वैल्यू बचेगा यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 0, समझ गए। यानी कि 54 इधर से माइनस कीजिएगा, 54 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 9 आ जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू तो पूछा जा रहा था, एक्स का वैल्यू 9 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, समझ गए, समझ गए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। तो इसका उत्तर जो भी आएगा, इसका उत्तर मेरे दोस्त वो 9 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका 20, ये आपका लास्ट प्रश्न था, टोटल 23 प्रश्न था, 2 प्रश्न छोड़े हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न था, प्लस माइनस का था, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि ये तो टोटल आपका 20 क्लास आपका कंप्लीट हो गया, 19 क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसको क्लास देख सकते हैं आप, इसका आंसर देख के, सॉल्व देख के, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लीजिए, जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सबसे कम समय में आप लोग इजिली कर सकते थे, क्योंकि मेरे दोस्त हम सबसे कम समय में किए हैं और आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहां जाके इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड इजिली फ्री कर सकते हैं, ठीक है। यदि सेशन पसंद आ गया हो तो सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी ग्रुप डी विद्यार्थी हैं या अदर कंपटीशन मैथ्स जो भी हैं उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे हो सके मैथ्स में उसका परेशानी थोड़ा मोड़ा दूर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे होगा कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी चीज न्यूज के रिलेटेड हो, सबसे पहले आपको इसी चैनल को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्त, बाय, थैंक यू, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।